गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का एडिटोरियल स्टैनली जॉनी ने लिखा है। ये जनरली जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बनने वाले हैं उनकी नीतियां और पुराने राष्ट्रपति ने कैसे नीतियों को चलाया इन पिछले 4 सालों में, या कौन कौन सी नीतियां लागू की, उन सभी के बारे में डिस्कशन है। इसके आप टाइटल को देख पा रहे होंगे, अनरेवलिंग ऑफ द लिबरल ग्लोबलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। Few presidents have tried to alter the fundamental of the American foreign policy since end of the Second World War, like Donald Trump has done in past 4 years। बहुत ही कम ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो अमेरिका की फॉरेन मतलब विदेश नीति को बदलते हैं या उसका विकल्प तलाश करते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे कम ही देखा गया है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप उन राष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पूरा का पूरा बदल दिया पिछले 4 सालों में। मिस्टर ट्रंप ब्रोक विद वाशिंगटन फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत, और कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है? मिस्टर ट्रंप ब्रोक विद वाशिंगटन कंसेंसस ऑन व्हाट वेस्टर्न पॉलिसी मेकर एंड स्ट्रेटजिस्ट कॉल द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो मिस्टर ट्रंप ने, उन्होंने एक जो लिबरल ऑर्डर होता है, एक उदारीकरण वाली जो सोच होती है, उसको तोड़ दिया। और जैसा कि वेस्ट के लोग जो सोचते थे, तो उस सब चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, उस छवि को तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। ही पुट हिज अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत। तो उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को सामने अपने सिद्धांतों में रखा या अपनी रणनीतियों में रखा। ड्राइविंग सीट ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी बेगन, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में जितनी भी है उसमें हमें हर जगह अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही बना के रखा। ही डिक्राइड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिक्राइड मतलब होता है आलोचना करना, तो उन्होंने नोटो की भी क्या की, आलोचना की। जो बेडरॉक, बेडरॉक मतलब होता है एक आधारभूत था किसका, ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री कॉरपोरेशन पुल द यूनाइटेड स्टेट आउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री कॉरपोरेशन का आधारभूत था नाटो ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी इन्होंने उनकी क्या की, आलोचना की। और यूनाइटेड स्टेट को कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। जैसा कि आपको रिसेंटली मालूम होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज, या पेरिस क्लाइमेट का जलवायु का जो एग्रीमेंट हुआ था, उससे यूएस ने खुद का अपना हाथ खींच लिया। बेरिंग, बेरिंग मतलब मात्र एक या कुछ चुनिंदा चीज़ों को छोड़कर। हाँ, अभी पहले यहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रीटी एंड लॉन्च द टेरिफ वॉर विद बोथ फ्रेंड एंड फो अलाइक। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो अमेरिका फर्स्ट नीति को सामने रखा, और दूसरा इन्होंने टैरिफ लगाए, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सभी पर उन्होंने ये अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को लागू किया और टैरिफ वॉर का गेम इन्होंने खेला। बेरिंग मतलब को छोड़कर, तो बेरिंग अ सीरीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड सम अदर अरब कंट्री। मिस्टर ट्रम्प डज नॉट हैव एनी मेजर फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट। तो यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो अरब और इजराइल के बिटवीन हुआ। तो उस अब्राहम अकॉर्ड को छोड़कर मिस्टर ट्रंप जो हैं वो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी में विफल साबित हुए, और उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ अचीव किया नहीं। बट ही इज़ मोर ऑफ द डिस्ट्रप्शन देन द अचीवर। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने चीज़ों को तहस नहस ज़्यादा किया बजाय इसके कि उन्होंने कुछ पाया हो। एंड ही हैज़ कॉज्ड डिस्ट्रप्शन इन अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी विच कुड आउटलिव हिज प्रेसिडेंसी। और उन्होंने इस तरह से नुकसान पहुंचाया है कि हो सकता है वो इनकी प्रेसिडेंसी के खत्म होने के बाद भी चीज़ें जारी रहे। When Joe Biden has assumed the White House very soon, अब जो बाइडन क्या कर रहे हैं, बहुत ही जल्द व्हाइट हाउस को क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज ही फेस इज वेदर ही कुड अनमेक द ट्रंप लेगेसी एंड टेक वॉशिंगटन बैक टू इट्स रेगुलर इंटरनेशनल कंसेंसस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही होगा कि ट्रंप की नीतियों को क्या कर पाएँ, रिवर्स कर पाएँ, और जो अमेरिका की जो नीति थी उस पर वो वापस उसको ला पाए जो 4 साल पहले अमेरिका की नीतियाँ थी। अमेरिका एंड आइसोलेशनिज्म। अमेरिका आइसोलेशनिज्म डिड नॉट स्टार्ट मिस्टर ट्रंप। यहाँ पर अमेरिका का आइसोलेशनिज्म मतलब ये कहलाता है अलग थलग करना। तो अमेरिका का जो को अलग थलग करने की जो बात जो सामने आई वो ट्रंप ने स्टार्ट नहीं की थी।
ठीक है। ही वॉज रेदर harping on old foreign policy doctrine that shaped the pro-American policy before the Second World War when he pulled the US back from stage of global leadership। तो यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो कहानी थी उस समय इस फॉरेन पॉलिसी की क्या आधारशिला या इसका ढांचा तैयार हो गया था जब यूएस अपने को मतलब ग्लोबल ऑर्डर से कहाँ पीछे की तरफ रखता था। आपको याद होगा किसी भी वर्ल्ड वॉर में भी यूएस ने सिर्फ हथियार सप्लाई किए हैं और किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी वर्ल्ड वॉर में। वो तो ये हुआ था कि वहाँ की उसमें जापान ने उसके नेवी उसमें हमला कर दिया था, उसके उसमें मतलब उसके रिटेलिएशन में यूएस ने फिर परमाणु बम गिराए थे जापान पे। बाकी किसी भी मतलब वर्ल्ड वॉर में यूएस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो इनका ये कहना है कि ये उससे मतलब ये जरूर ये नई नहीं है जो ट्रंप ने जो फॉरेन पॉलिसी अभी अपनाई है पिछले 4 सालों में, ये फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड वॉर से के बाद वाली है। वर्ल्ड वॉर से पहले जो यूएस फॉलो करता था ये उसी का हिस्सा है। बिफोर द वॉर द यूएस एन इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड military power was largely an isolated country that was focused on its own rise and expansionism। तो अगर वर्ल्ड वॉर से पहले की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत वाला देश खुद को एक आइसोलेट करके रखे हुए था और फोकस कर रहा था खुद के ही विकास और खुद के एक्सपेंशन पे। द इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ कॉस्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन and losses it suffered in the First World War promoted the American isolationist, including progressive and conservative, to push for policy of non-involvement in European and Asian conflict, a policy Washington had largely followed throughout the 19th century। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो यूएस का क्या था, जो बिजनेस फैला था उसका बिजनेस क्या हुआ, उसका बिजनेस लॉस हुआ। तो उसको क्या हो गया, इकोनॉमिक लॉस हुआ, ग्रेट डिप्रेशन में आ गया 1930 में। आपको अगर मालूम हो कि बहुत महामंदी आ गई थी, तो फिर उसने क्या किया कि नॉन इन्वॉल्वमेंट की नीति अपनाई और यूरोपियन और एशियन कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने से उसने दूरी बना ली। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहे मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे एशिया में हो चाहे यूरोपियन में हो। तो उसी समय इसने आइसोलेशनिस्ट का मतलब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद इसने स्टार्ट कर दिया था। द विल्सोनियन इम्प्रिंट, द रूट ऑफ दिस लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड टू द आइडियल ऑफ 28th अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। तो यहाँ पर जो रूट हैं लिबरल इंटरनेशनल उसके के उदारीकृत विदेश नीति के, वो 28वें अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने उस चीज़ की क्या मतलब बोल सकते हो आपको, उनने इस चीज़ की नींव रखी या उनने शुरुआत की। विल्सन who led US to the first world war called for rule-based global order governed by international institution in which country could cooperate and achieve peace and organized common peace rather than going to war to meet their goal। तो उन्होंने इस चीज़ की आधारशिला रखी कि भाई एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मिले जुले ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जहां पर क्या हो, एक दूसरे के बिटवीन कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की बातों को सुना जाए और जो वॉर हैं उनसे बचा जा सके और एक दूसरे के जो लक्ष्य हैं उनको क्या किया जाए, फॉलो किया जा सके। द विल्सनियन प्रिंसिपल ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल ऑफ लॉ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज, लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल एंड freer trade and emphasis on the human right would lay the foundation of the liberal global order, which is the West would wholeheartedly embrace after the Second World War। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो आधारशिला रखी थी कि ह्यूमन राइट की चीज़ मतलब ह्यूमन राइट को तवज्जो दिया जाए और जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर मतलब हर एक देश या जो जिस देशों से मिलकर कोई संस्था बनी है उस संस्था में उन देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए। तो उन सब चीज़ों को तवज्जो कब मिली, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। मतलब शुरुआत तो उसी समय हो गई थी लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन सभी चीज़ों को तवज्जो मिली और आपने देखा होगा कई चीज़ें निकलकर सामने आई, जैसे यूएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन से जुड़े यूएन टाइप के ऐसे कई जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो अस्तित्व में आए।
बट दे डिड नॉट हैव मैनी टेकर इन यूएस ड्यूरिंग द इंटर वार पीरियड। लेकिन उस समय जब इन्होंने दिया तो उस समय मतलब इंटर वॉर उसमें मतलब कोई ज़्यादा तवज्जो उसको मिली नहीं। द यूएस मतलब किसको तवज्जो नहीं मिली, जो उदारीकरण वाले जो विचार थे या उदारीकरण वाली विदेश नीति थी उसको। द यूएस वॉज नॉट इवन मेंबर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर यूएस किसी भी लीग का मेंबर भी नहीं था। वॉशिंगटन unearthed the value of Wilsonian globalism only after it suited America's strategies interest during the Cold War। तो यहाँ पर यूएस ने कब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया या कब उसने अपनी अनर्थ मतलब होता है अपनी जो चीज़ों को तलाशना, अपने हितों के लिए चीज़ों को तलाशना। तो उन्होंने यूएस ने कब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया, जब उसे लगा कि भाई अब हमारे हित की बात है। कोल्ड वॉर का जब समय आ गया तब उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। व्हेन वर्ल्ड was divided between the capitalist and communist bloc and when the communist and socialist party। तो यहाँ पर जब वर्ल्ड पूंजीवाद और कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद इन दोनों में बट गया और दूसरा जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, सोशलिस्ट पार्टी वही मतलब सोवियत यूनियन के अंडर में इन पार्टीज का उदय हुआ, तब उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। Started making advance into Asian and European country, the US turned to liberal globalism and took up the leadership of the Western world। और फिर उसने क्या किया, अपनी लिबरल फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई किया और लीडर बन गया वेस्टर्न वर्ल्ड का। It called itself and its ally the free world, claiming the moral superiority over the communist and socialist dictatorship। तो यहाँ पर उसने एक मोरल सुपीरियरिटी हासिल की किस पर, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप के बीच में, मतलब सोवियत यूनियन का जब वर्चस्व था उस समय। वाइल दिस रिमेन्ड लार्जर नरेटिव इट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम एम्ब्रेसिंग द डिक्टेटर हु वर अपोज्ड द रेड ब्लॉक। तो यहाँ पर ये एम्ब्रेसिंग तो कर रहे थे खुद के लिए कि भाई ये सबसे सुपीरियर पावर है, लेकिन इन्होंने स्टॉप नहीं किया किसको, जो डिक्टेटरशिप थी और जो रेड ब्लॉक मतलब जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उस चीज़ को जो अपोज कर रही थी उसको स्टॉप इन्होंने नहीं किया। किसने, अमेरिका ने। बेसिकली लिबरल इंटरनेशनलिज्म embodied the trans-border cooperation of Western democracies and their ally in their fight against the socialist internationalism of the rival bloc। तो मतलब जो उससे क्या हुआ, जब उसने जो पॉलिसी मतलब ये वाली उदारीकरण वाली हुई तो उससे ये हुआ कि ट्रांस बॉर्डर मतलब बॉर्डर के उस तरफ भी जितनी भी वेस्टर्न ताकतें थी वो एक साथ आई। किस चीज़ के लिए, कि वो अपना एक राइवल ब्लॉक जो सोशलिस्ट पार्टी है या सोशलिस्ट सोवियत यूनियन उस समय था तो उसका क्या कर पाए, अपोज कर पाए। When the Soviet Union collapsed in 1991, many pundit and policy makers saw it as triumphant movement for liberal internationalism। और यहाँ पर जब जैसे ही सोवियत यूनियन का क्या हुआ, विघटन हुआ 1991 में, तो कई पंडित और राजनीतिज्ञ या जो भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने ये कहा कि ये ट्रिम्फेंट मतलब जीत है, जीत का मूवमेंट है लिबरल इंटरनेशनलिज्म की। सम इवन प्रिडिक्टेड द एंड ऑफ हिस्ट्री द यूएस, और कुछ ने मतलब ये प्रिडिक्ट किया कि ये एंड है हिस्ट्री का। द यूएस स्टेप अप इट्स लीडरशिप रोल, और यूएस फिर उस समय खड़ा हुआ अपने लीडरशिप के रोल में। इट इज स्टार्टेड बार टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड डिफीट जिहादिस्ट। और जैसे ही ये खड़ा हुआ तो इसने कौन कौन सी चीज़ें लागू करना स्टार्ट की, कि ह्यूमन राइट का प्रोटेक्ट और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, और ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की। बट हिस्ट्री डिड नॉट प्रोसीड एज द एंड ऑफ हिस्ट्री द ओरिएस्ट हैड प्रोफेसाइड। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला था ना कि हिस्ट्री का एंड हो गया, लेकिन हिस्ट्री ने उस हिसाब से प्रोसीड नहीं किया जैसा कि इसमें बड़े बड़े गणतज्ञों ने भविष्यवाणी की थी। स्ट्रक्चरल शिफ्ट, अब क्यों ये बोला इन्होंने, ये आपको आगे समझ में आएगा। स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द जियो स्ट्रेटेजिक चार्म ऑफ द लिबरल मोरल आर्गुमेंट अबाउट द फ्रीडम हैज डिमिनिश्ड इन पोस्ट कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर जो लिबरल
विचारधारा है, लिबरल पॉलिसी, उसके चक्कर में नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को तो ठीक है, लेकिन जो जियो स्ट्रेटजिक चार्म था वो उस स्तर को, उसमें फ्रीडम को क्या कर दिया, उसने डिमिनिश कर दिया पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। ऑन द अदर साइड, विद द राइज ऑफ रिलीजियस टेररिज्म, इवन लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्टेड आर्मिंग themselves with more power that often clashed with civil liberties। तो यहाँ पर लिबरल उसमें ये हो गया कि रिलीजियस टेररिज्म बढ़ गया, और जो लिबरल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद के लिए ताकतवर बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो सिविल लिबर्टी के लिए क्लैश्ड होती थी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा उन्होंने मतलब पावर गेन करना स्टार्ट कर दिया। द लिबरल प्रोमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट स्टे कन्फाइंड टू इकोनॉमिक रियल while the security state kept expanding its power। तो जो लिबरल प्रोमिस थे मिनिमम गवर्नमेंट वाले, तो वो कहाँ तक सीमित होकर रह गए, एक आर्थिक रियल के अंदर कैद होकर रह गए, और जो सिक्योरिटी थी, या जो सीधी सी बात है कि अस्त्र शस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग या उस चीज़ को बढ़ावा देना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। ऑन द ग्लोबल स्टेज, द यूएस repeated military adventure have tested its own hard power superiority। और खुद यूएस ने कई बार अपनी पावर को वो करने के लिए, मतलब क्या, चेक करने के लिए कई एडवेंचरस इवेंट किए, जैसे इराक में डायरेक्ट युद्ध कर देना, अफगानिस्तान पहुंच जाना अपने साजो सामान सैनिक लेके। तो ये कुछ ऐसे थे। द यूएस इफेक्टेड अ रेजिम चेंज इन यूगोस्लाविया इन 1999, बट द कैंपेन इवेंचुअली लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। तो यहाँ पर यूएस ने यूगोस्लाविया में अपना इंटरप्रिटेशन किया, मतलब अपना कुछ हस्तक्षेप किया, और अंततः क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन हो गया कंट्री का, यूगोस्लाविया का। इन इराक में भी यही हुआ। द यूएस नेवर वन कंक्लूसिव विक्ट्री, एक कंक्लूसिव विक्ट्री उसने इराक में भी उसको हासिल नहीं हुई। In Afghanistan, after 19 years of war, US has struck deal with Taliban and badly looking for exit। तो यहाँ पर अगर 19 साल के बाद अफगानिस्तान में भी देखो, तो 19 साल के बाद अब वो क्या कर रहा है, तालिबान से डील करके एग्जिट कर रहा है। लीबिया की बात कर लें, लीबिया द कंट्री लिबरेटेड बाय नाटो, देयर आर 2 गवर्नमेंट एंड 2 आर्मी एंड मैनी मिलिटेंट्स बैक बाय राइवल रीजनल पावर। तो जो लीबिया नाटो के द्वारा आज़ाद किया गया था, उसमें 2 गवर्नमेंट और 2 मिलिट्री पावर, और मिलिटेंट्स भी वहाँ पर कई हैं, मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पर अभी असमंजस की स्थिति हो गई। व्हेन इट कम टू ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, द यूएस इज नॉट एज कॉन्फिडेंट एज इट वाज विद इराक एंड अफगानिस्तान ऑन यूजिंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ कोरिया और ईरान की बात करें, तो जैसा अमेरिका ने इराक में और अफगानिस्तान में फोर्स के द्वारा चीज़ों को रन करवा लिया, यूएस इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ ऐसा कर सकता है। दिस इनेबिलिटी टू विन बार एंड प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री कैंपेन टर्न फॉर एन इंटरवेंशन अनपॉपुलर अगेन। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी जो इनेबिलिटी या अक्षमता उजागर हुई कि लंबी लंबी मिलिट्री कैंपेन आपने करे, और जो मतलब उससे कोई वो भी नहीं हाथ लगा, कोई परिणाम भी नहीं आया, तो उसके फॉरेन इंटरवेंशन को अनपॉपुलर हो गया। द बिगेस्ट ब्लो द वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर हाउएवर केम फ्रॉम विद इन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लो जो वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर का, वो उनके अंदर ही आ गया। द क्राइसिस इज कैपिटलिज्म द ब्रोक आउट इन 2008। जो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की जो क्राइसिस है, वो खुलकर निकल के सामने आ गई 2008 में, जब मंदी आ गई। हैज़ वीकेंड द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिकली एंड अनलीज्ड पॉलिटिकल चेंजेस। तो यहाँ पर उसमें यूरोप को और अमेरिका को बहुत बुरा धक्का लगा, और फिर पॉलिटिकल चेंजेस हुए। द फोकस शिफ्टेड अवे फ्रॉम ह्यूमन राइट एंड सिविल लिबर्टी एंड फाइटिंग टेररिज्म एंड स्टॉपिंग इमिग्रेशन इन मैनी ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पर फिर उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि सिविल राइट के लिए, क्योंकि जैसे ही मंदी हुई तो लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले सिविल लिबर्टी की बात उठने लगी, टेररिज्म की बात उठने, मतलब टेररिज्म को दबाने वाली, कि उसको कम करना है, वो वाली बात उठने लगी। इमिग्रेशन वाली चीज़ों को मतलब ध्यान में आई चीज़ें, या उसको कम करने वाला। तो इलिबरल फॉर राइट एंड एंटी इमिग्रेंट इस्लामोफोबिक पार्टी स्टार्टेड राइजिंग। तो यहाँ पर फिर एंटी इमिग्रेंट और इस्लामोफोबिक
फोबिक पार्टीज का क्या हुआ, उदय होना स्टार्ट हो गया। दे चैलेंज पोस्ट वॉर इंटरनेशनलिज्म, और उन्होंने मोबिलाइज्ड एंड पब्लिक बेस्ड कल्चर नेशनलिज्म एंड वेरी विलिफाइड इमिग्रेशन एंड फ्लो ऑफ रिफ्यूजीज। तो यहाँ पर जैसे ही उन पार्टी आई वो जो इस्लामिक फोबिक थी और इमिग्रेशन को विरोध करती थी, तो उन्होंने जो पोस्ट वार इंटरनेशनलिज्म था, पोस्ट वार समझ रहे हो ना कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदारीकरण विदेश नीति थी उसको चैलेंज करना इन्होंने स्टार्ट किया, और जो पब्लिक बेस्ड मतलब जो लोकल पब्लिक बेस्ड कल्चर था उनको ज़्यादा हाईलाइटेड करना स्टार्ट किया, और बिलीफाइड कर दिया इन्होंने इमिग्रेशन को, एंड फ्लो रिफ्यूजीज, जो भी रिफ्यूजीज आते थे या उनको, तो उनको बिलीफाइड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम ट्रम्प टू बाइडन, ठीक है, राइज ऑफ Trump to power in US, the leader of the Western liberal order, was the sharpest manifestation of this tectonic shift that has been underway. तो मिस्टर ट्रम्प का जो उदय हुआ और फिर वो पावर में आए, उसने उस चीज़ का मतलब मैनिफेस्ट किया और शार्प किया जो भी लिबरल ऑर्डर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लिबरल ऑर्डर था उन सभी चीज़ को शार्प कर दिया, और फिर क्या हुआ, टेक्टोनिक शिफ्ट हुई, और वो जो अभी क्या है अंडरवे मतलब वो चली रही है। अनसरप्राइजिंगली मिस्टर ट्रम्प, अ प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस ऑफ ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म, टुक द यूएस बैक टू प्री वार आइसोलिज्म। और अनसरप्राइजिंगली क्या हुआ कि मिस्टर ट्रम्प उसको कहाँ धकेल ले गए इस चक्कर में, जहाँ पर जो पहले वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति में और आइसोलेट करने की स्थिति में, मतलब कि यूएस को पूरा आइसोलेट करके उन्होंने रख दिया। It may not be coincidence that Mr. Trump is the first American president since Jimmy Carter who has not launched a new war. तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि मिस्टर ट्रम्प पहले राष्ट्रपति हैं किसके बाद, जिमी कार्टर के बाद, जिन्होंने कोई नई वॉर लॉन्च नहीं की। मिस्टर बाइडन फॉरेन पॉलिसी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प, तो मिस्टर बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिफरेंट है ट्रम्प के कंपैरिजन में। ही वुड सीक टू स्ट्रेंथन द अलायंस एंड बिल्ड मोर कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच टू मायरेड प्रॉब्लम, मायरेड मतलब असंख्य प्रॉब्लम अमेरिका इज फेसिंग। तो यहाँ पर मिस्टर बाइडन किस चीज़ पे ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेशन किए जाए और उनको फ्यूचर में भी स्थायी बनाया जा सके इन सभी असंख्य समस्याओं के बीच में। He could undo some of the policy decision of Mr. Trump, such as the US withdrawal from Paris Climate Accord or its exit from World Health Organization। तो यहाँ पर मिस्टर बाइडन हो सकता है कुछ मिस्टर ट्रम्प के जो आदेश थे या जो निर्णय थे उनको पलट दें, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से यूएस का अलग होना और दूसरा WHO से यूएस का अलग होना। बट कुड मिस्टर बाइडन, अ लिबरल इंटरनेशनल हिमसेल्फ, रिवाइव द वेस्टर्न लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। लेकिन क्या मिस्टर बाइडन उस खुद के लिए उस हिसाब से रिवाइव करेंगे जो वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर था जैसा पहले मतलब हुआ करता था? कुड ही रिवर्ट टू लिबरल ट्रेड, एम्ब्रेस ग्लोबलाइजेशन लाइक से बिल क्लिंटन डिड, और लॉन्च वॉर इन नेम ऑफ द प्रोटेस्टिंग ह्यूमन राइट और एक्सप्लोरिंग डेमोक्रेसी? या फिर ये करेंगे कि भाई ट्रेड वगैरह में इन्होंने ग्लोबलाइजेशन ला देंगे या लिबरलाइजेशन ला देंगे और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे और डेमोक्रेसी को बढ़ाने के नाम पे के स्थापित करने के नाम पे वॉर कर देंगे? कुड ही एस्टेब्लिश यूएस हेजेमोनी ओवर द फास्ट डाइवर्सिफाइंग इंटरनेशनल सिस्टम? क्या ये यूएस के उसी नायकत्व, हेजेमनी मतलब नायकत्व या लीडरशिप को उसी हिसाब से इस्टेब्लिश कर पाएंगे जो कि फास्ट डाइवर्सिंग मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब बदलता हुआ जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें क्या वो यूएस को फिर से उसी लेवल पर पहुंचा पाएंगे? द फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर अगेंस्ट हिम, जो फोर्स हैं हिस्ट्री के वो क्या है, अगेंस्ट हैं उनके। After the Second World War, there was a transatlantic consensus among the ruling elite of North America and Western Europe on how to tackle the challenge from Soviet Union। तो यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड वार के वॉर, यहाँ पर क्या था, एक ट्रांस अटलांटिक कंसेंसस था किस किस के बिटवीन,
जो भी एलिट मतलब नॉर्थ अटलांटिक के जो महत्वपूर्ण देश हैं और वेस्टर्न यूरोप के, इन सभी के बिटवीन किसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ था? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट खड़ा हुआ था ये ग्रुप। नाउ देयर इज नो सच कंसेंसस ऑन हाउ टू टेकल द चैलेंज दे फेस। लेकिन अभी वर्तमान में इस हिसाब की कोई भी सहमति नहीं है कि वो इस सब चीज़ों से कैसे फेस करेंगे। देयर कुड बी ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन इशू such as climate change or fight against COVID-19, but on critical strategic issues such as the rise of China and challenge from Russia, there is a huge gap between the old globalist and new populist। तो यहाँ पर अभी जो बड़े बड़े मुद्दे तो जैसे ये हैं कि जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 तो हैं ही, लेकिन एक क्रिटिकल महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक इशू ये है कि चाइना और यूएस का जो उदय हो रहा है, इन दोनों को चैलेंज करने के लिए जो एक सहमति होनी चाहिए उसमें अभी बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, जो ओल्ड ग्लोबलिस्ट थी उसके अंदर और नया पॉपुलिस्ट है उसके अंदर। पॉपुलिस्ट क्यों कहा? इसका आप समझ लो कि जहाँ जहाँ दक्षिणपंथ की सरकारें बन रही हैं, इसका ज़्यादा डिटेल में अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप इसी सिर्फ वर्ड पे विश्वास करें, उसी वर्ड के साथ जाएं, बाकी इसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब है पॉपुलिस्ट। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों वर्ड का बहुत अच्छे से मतलब समझ गए होंगे। मिस्टर ट्रंप हैज़ बीन डिफीटेड बट नॉट ट्रम्पिज्म एंड एंटी ग्लोबलिस्ट पॉलिटिक्स इज हैड अनलीस्ड। तो मिस्टर ट्रंप मतलब जरूर वो क्या हो गए हैं मतलब हार गए हैं, लेकिन जो है ट्रम्पिज्म और एंटी ग्लोबलिस्ट पॉलिटिक्स उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसका उदय कर दिया है, ये शुरुआत कर दी है। इवन इफ मिस्टर बाइडन ओवरकम द करेंट आइसोलेशन एट होम, ही could face similar challenges across the Atlantic, where once a liberal populist leader and cultural nationalist such as the Marine Le Pen of France, Matteo Salvini of Italy, Norway's Hodler of Australia, and Guy Wilder of the Netherlands are the ascent. Like Mr. Trump, none of them represent the old order। तो यहाँ पर चलो यहाँ तो ठीक है, मिस्टर बाइडन कुछ करंट जो आइसोलेशन है उसको तो ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जो आगे आने वाली चैलेंजेस है उसको भी फेस करेंगे, क्योंकि इन सभी जो राष्ट्र फ्रांस हुआ, इन सभी जगह पर इन्होंने ये बताया कि ट्रंप जैसे लीडरों का उदय हो चुका है। तो वो ट्रंप तो यहाँ हार गए, लेकिन वो अपने ही जैसे कई जगह लीडर खड़े करके चले गए हैं, तो मिस्टर बाइडन को परेशानी होने वाली है। So this is the end of today's editorial. So thank you for today.